Hello, my dear students. Welcome to another exciting lecture of CA Inter Corporate and Other Laws with me, CA प्रीति अग्रवाल। बहुत ही अलग तरीके से हम इस सब्जेक्ट को अप्रोच कर रहे हैं। वी आर गोइंग एंड डिस्कसिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल। मतलब एक ऐसा वर्ड नहीं होगा जिसका इंटरप्रिटेशन मैंने आपको दिया नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट कोई भी तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेता है एग्जाम में। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एंड मैं तो चाहती हूँ कि मेरा हर एक स्टूडेंट एमसीक्यू, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू, केस स्टडी क्वेश्चंस, सब में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। तो इसी वजह से मैंने ये जो लेक्चर्स हैं ऐसे प्लान किए हैं कि आपको नोट्स एंड चार्ट जो है वो हम क्लास में ही दे देते हैं। हर एक वर्ड का इंटरप्रिटेशन मैंने आपको क्लास में ही दिया है। हम बहुत बार रिवीजन कर करके कॉन्सेप्ट को याद करने की कोशिश करते हैं, ताकि बाद में जाके आपको बिल्कुल भी इसमें एफर्ट ना डालना पड़े। क्लास में ही सब कुछ हो जाएगा। बहुत जल्द हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, द प्रिलिमिनरी चैप्टर, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट द राइटिंग प्रैक्टिस। तो राइटिंग प्रैक्टिस में जो सेशन होगा हमारा, उसमें हम न्यू क्वेश्चंस करेंगे अटेम्प्ट। कुछ पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी है जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं कि ये यूनिक है, इंपॉर्टेंट है, वो भी करने वाले हैं। एंड इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस एमसीक्यू। तो एक ऐसा सेशन होगा आफ्टर एवरी चैप्टर जहां पर हम पूरे राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस इन द सेंस, इट विल बी मोर ऑफ अ डिस्कशन, and then you can write the questions and send it to me for checking. So I will discuss the answers with you, we will do MCQ solving, everything will be covered in the class itself. तो बाद में जाके आपको बिल्कुल भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा, everything will be taken care of in the class. स्टूडेंट्स, ये बहुत ही नेचुरल है टू फील ओवरवेल्म्ड, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है ना, तो आपको हमेशा ऐसे ही लगेगा मेरे से होगा क्या, मुझे करना है क्या। मुझे कितने मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के, वजह दे फील स्टक। मतलब अभी तो आपने जस्ट पढ़ाई स्टार्ट की है, लेकिन आगे-आगे जैसे भी चलते जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि मैम इतना सारा है, मेरे से कैसे होगा? आई एम फीलिंग स्टक। मतलब क्या रिवाइज़ करूँ? कहाँ से रिवाइज़ करूँ? समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये फीलिंग बहुत नॉर्मल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप रुक जाओ। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है मेरे जितने भी टीचिंग करियर में, दैट जो स्टूडेंट इस फीलिंग को पकड़ के बैठता है ना, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे करे, क्या करे, एंड कौन सा चैप्टर करे, और उसी में प्लानिंग, फिर वापस से प्लानिंग करो, एंड ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो, ये क्या बोल रहा है, इसकी स्ट्रैटेजी पढ़ो, उसकी। जो इस सब में टाइम वेस्ट कर देता है ना, वो फाइंड करने में कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, वो अच्छे मार्क्स से कभी पास नहीं होता। लेकिन जो स्टूडेंट इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देता है और वो बोलता है कि यार ये तो होने ही वाला है, ठीक है, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में सोचेंगे, और पढ़ाई पे फोकस करता है ना, वही फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होता है। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला स्टूडेंट बनना है, या फिर आपको 1000 स्ट्रैटेजीज लेके बैठना है और बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सो माय सजेशन विल बी, डोंट थिंक अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी, व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी। डोंट think about the entire syllabus. Just think about one lecture at a time, one chapter at a time, one test at a time. ये मेरे साथ भी ऐसे होता है। जब भी मैं कोई नया कोर्स लॉन्च कर दूँ, जैसे अभी मेरे 2-3 पैरेलल कोर्सेज चल रहे हैं, एंड दे आर ऑल लाइव बैचेस। ऑनलाइन है तो क्या हुआ, एनर्जी तो उतनी ही जाती है ना, इनफैक्ट ज़्यादा जाती है ऑफलाइन से, मुझे तो लगता है। तो बैक टू बैक हो तो मुझे लगता है मैं कैसे करूँगी, कैसे फिनिश होगा, क्या होगा? देन आई ऑल्सो रिमाइंड माई सेल्फ, वन क्लास एट अ टाइम, वन लेक्चर, वन बैच, वन क्लास एट अ टाइम। तो आप मानोगे नहीं, कभी-कभी मुझे लगता है कि ना मुझे पूरे चैप्टर की तैयारी करके रख लेनी चाहिए, ये सब दे देना चाहिए। लेकिन नहीं हो पाता है मेरे से। मैं खुद इतनी स्ट्रेस में आ जाती हूँ, बिकॉज़ 3 अलग-अलग कोर्सेज़ चल रहे हैं। तो आपके भी तो 3 अलग-अलग सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट जो आप फ़ील कर रहे हो, वो नॉर्मल है। वो हम भी फ़ील करते हैं ये स्टेज पे आके भी। बहुत ओवरवेलमिंग लगता है। तो व्हाट आई डू, आई जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ वन क्लास एट अ टाइम, कि कल ये क्लास है, तो इसमें ये नोट्स देने हैं, ये क्लास में करना है, ये उनको होमवर्क देना है, बस आई प्लान वन क्लास एट अ टाइम। तो मुझे सब मैनेजेबल लगता है। तो जो मैं करती हूँ, मैं वही अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ। मैं कोई इंस्टाग्राम वाला ज्ञान नहीं दे रही आपको, कि मैंने सुना था, ऐसा हो सकता है, ये करना चाहिए, नहीं। जो मैं करती हूँ, मैं फिर वही बता पाती हूँ आपको, क्योंकि मुझे पता है इट विल वर्क। तो ये मैं करती हूँ। मुझे भी ओवरवेलमिंग लगता है, तो मैं वन क्लास एट अ टाइम ही प्लान करती हूँ। अब मैंने आपका टेस्ट सोच के रखा है कि भई ये टेस्ट होने वाला है, अभी उसका पेपर मैं इस तरीके से बनाऊँगी, बिकॉज़ मैंने पहले भी पेपर बनाया हुआ है।
लेकिन इंस्टीट्यूट ही अपना पैटर्न चेंज करते रहते, तो मैंने सोचा 2 क्वेश्चन थोड़े वैसे डाल दूँगी। अब नहीं, जब टेस्ट अनाउंस करूँगी फिर करूँगी, नहीं तो ऐसा लगेगा ये भी बाकी है, वो भी बाकी है, ये भी करना है, वो भी करना है, नहीं होता है। ठीक है? तो वन थिंग, वन क्लास, वन लेक्चर, वन सब्जेक्ट, वन टेस्ट एट अ टाइम। क्या आप ये कर सकते हो? हाँ, वन इज़ मैनेजेबल नो? तो धीरे-धीरे करो, फिर ऑटोमैटिकली यू विल गेन कॉन्फिडेंस, ओके? लेकिन मेरी बात पे ध्यान रखना, जो स्टूडेंट इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देता है, उनको सीखता है इग्नोर करना, वही आगे बढ़ता है, एंड आई वांट यू टू बी दैट स्टूडेंट। प्रॉमिस? ठीक है। चलो, लेट अस डिस्कस द, पहले तो रिवीजन कर लेते हैं। मैंने बताया था ना हमारे क्लास के पहले 15 मिनट सिर्फ रिवीजन के लिए ही होंगे। तो चलो पहले रिवाइज कर लेते हैं। दीज आर द क्लॉजेज विच स्टार्ट विद सी, और इसको याद करने के लिए मैंने आपको एक स्टोरी दी थी कि अपने कितने पैसे डालेंगे, कोई लिमिट होती है, पब्लिक से भी लेते हैं। चलो तो कॉल करो, कॉल। ओके, तो जो क्लॉज 15 है, कॉल्ड अप कैपिटल की बात करता है। इसके कुछ चार्जेस हैं क्या? मतलब कॉल करने के कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं क्या? नहीं नहीं, लेकिन फिर भी हाँ, अपने सीए, सीईओ, सीएफओ ऑफ द कंपनी से पूछ लो। सो क्लॉज 17, 18, 19 एंड 20, हाँ हाँ पूछ लिया, गारंटीड ना, कोई चार्जेस नहीं है। हाँ हाँ गारंटीड, कोई चार्जेस नहीं है। तो चलो फिर कंपनी फॉर्म कर लेते, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लेकिन अगर कंपनी लिक्विडेट हो गई तो, अब फॉर्म तो कर दिए, फिर लिक्विडेट हो गई तो, अरे मैंने तो सीए, सीएस इन प्रैक्टिस है, सब पूछ लिया, डरो मत, कुछ नहीं होगा। चल, अब तू भी कॉन्ट्रीब्यूटर ही बन जा, तो तुझे भी कंट्रोल दे देंगे, तो पैसा दे थोड़ा सा, तेरे को भी कंट्रोल देते हैं। सोचता हूँ एक कॉस्ट अकाउंटेंट रख ही लूं, कोर्ट के कामों में हेल्प हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टोरी लर्न करके आप सारे क्लॉजेस पढ़ सकते हो। ओके, अच्छा तो अभी हम लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, हमने सी वाले क्लॉजेस पढ़े थे ना। तो मैंने बताया था आपको कंपनी का कॉल्ड अप कैपिटल, इट इज द अमाउंट विच हैज बीन कॉल्ड अप। चार्ज भी हमने डिटेल में पढ़ा था, ये शायद मैंने लास्ट टाइम रिवाइज किया था आपके साथ में। सीईओ, सीएफओ, ही इज डेजिग्नेटेड एज सच, ही इज अपॉइंटेड एज सच। कंपनी मींस द कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, ये हमने रिवाइज किया था लास्ट टाइम। फ्रेश क्या पढ़ा था, मैंने कंट्रोल से स्टार्ट किया था, कॉन्ट्रीब्यूटरी भी मैंने रिवाइज कर लिया था, लेकिन हाँ कंट्रोल से हमने स्टार्ट किया था। एंड आई होप कि आपने वो चार्ट बहुत अच्छे से लिखा है। देखो स्टूडेंट्स, कंट्रोल की जो डेफिनेशन है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, इट इज रेलिवेंट फ्रॉम द होल्डिंग एंड सब्सिडरी पॉइंट ऑफ व्यू, वहां पर ये कंट्रोल वर्ड आता है। कंट्रोल वर्ड आपको प्रमोटर की डेफिनेशन में भी मिलेगा, इट इज डिफाइंड, जहां पर आपको कंट्रोल मिलता है सेक्शन 2 क्लॉज 69 में प्रमोटर को डिफाइन किया गया है, तो वहां पर भी आपको ना कंट्रोल वर्ड आएगा। तो क्योंकि वर्ड यूज किया है एक्ट में, तो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट वी विल वांट टू नो कि कंट्रोल का मतलब क्या होता है। सो कंट्रोल मीन्स द राइट टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। मेजोरिटी मतलब मोर देन 50%, मतलब आधे से ज्यादा बोर्ड तो आप ही ने अपॉइंट किया हुआ है। तो क्योंकि आप बोर्ड को कंट्रोल कर रहे हो, डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हो, इसका मतलब कंपनी को ही कंट्रोल कर सकते हो। डायरेक्टर्स कौन है? दे मैनेज द कंपनी ना। तो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, वो चार्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो दिस इज द मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल। If you have the power to choose more than half of the directors, then you can effectively control the manner in which the company is run. अगर आप डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हो, इसका मतलब आप कंपनी को ही कंट्रोल कर रहे हो ना। कंपनी ए जो है, इट ओन्स 51% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी बी। तो इतना पैसा हमने डाला है, इतनी वोटिंग पावर है हमारे पास कि कंपनी बी बोलती है भाई तू ही देख ले किसको अपॉइंट करना है एज अ डायरेक्टर। सो यू हैव द अथॉरिटी टू अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी डायरेक्टर्स एट योर ओन डिस्क्रिशन। जो अपॉइंट कर सकता है वो रिमूव भी कर सकता है, इट इज अंडरस्टूड। तो यहां पर कंपनी ए के पास वो डायरेक्टर को अपॉइंट या रिमूव करने की अथॉरिटी है। तो कंपनी ए इज एक्चुअली कंट्रोलिंग कंपनी बी बाय हैविंग द अथॉरिटी ओवर द डायरेक्टर्स, कि मैं बताऊंगा कि कौन आएगा और मैं बताऊंगा कि किसको निकालना है। कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट पॉलिसी एंड डिसीजंस। हमारा मिस्टर ए था, आपको याद है कि भले ही उसने 90% शेयर्स इन्वेस्टर्स को दे दिए थे, लेकिन उन 10% में उसके पास पावर थी टू मेक डिसीजंस,
टू डिसाइड कि प्रोडक्ट में चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या चेंज लाना है, एक्सपेंशन एक्सेट्रा, उसकी पावर उसने अपने पास ही रखी। बिकॉज ऑफ नाउ डेज डीवीआर आ गए ना, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो जैसे इंफीरियर वोटिंग राइट्स वाले डीवीआर होते हैं, वैसे सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले भी होते हैं ना, विच गिव यू सुपीरियर वोटिंग राइट। मतलब भले आपके पास 10% है, लेकिन आपके पास ज्यादा वोटिंग पावर आ सकती है। उन्हें शेयर्स विद सुपीरियर वोटिंग राइट्स बोलते हैं। तो सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले भी शेयर होते हैं ना। Okay, so person is acting either individually or together in concert. जैसे कंपनी A है, it owns 60% of company X. तो आपके पास इतना पैसा है that you own company X individually. लेकिन कंपनी A अपनी 2 सब्सिडरीज के साथ मिलकर owns 60%। तो तुम मिलकर अगर ओन कर रहे हो, ठीक है, तो ये तीनों मिलके दे ओन 60%, तो दिस इज इन कॉन्सर्ट, मतलब टुगेदर। तो चलेगा, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इंडिविजुअली ओन कर रहे हो या फिर आप कॉन्सर्ट मतलब टुगेदर ओन कर रहे हो। ओनरशिप है ना आपके पास। देखो, अगर आप अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप ही कंट्रोल कर रहे हो ना। ए कंट्रोल्स द सब्सिडरी एंड मिलके दे कंट्रोल कंपनी एक्स, तो इनडायरेक्टली तो कंट्रोल होगा ही ना आपका। डायरेक्ट कंट्रोल होगा या इनडायरेक्ट कंट्रोल हो सकता है। जैसे यहाँ पर ना कंपनी ए कंपनी बी को डायरेक्टली कंट्रोल करती है और कंपनी बी भी कंपनी सी को डायरेक्टली कंट्रोल करती है। तो क्योंकि कंपनी ए कंट्रोल्स बी एंड बी कंट्रोल्स सी, सो इनडायरेक्टली कंपनी ए कंट्रोल्स कंपनी सी। तो कंट्रोल या तो डायरेक्ट होगा जैसे ये 2 केसेस में, या इनडायरेक्ट होगा ए और सी के केस में। बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट, मैनेजमेंट एग्रीमेंट, या फिर कोई शेयर होल्डिंग राइट है। जैसे कंपनी ए ने कंपनी बी को इतना लोन देके रखा है कि कंपनी बी बोलती है यार भी तू ही देख कैसे ये हमको मैनेज करना है, सो यू विल टेक द डिसीजंस ऑफ द मैनेजमेंट या फिर ऑपरेशन रिलेटेड, मतलब आप कंट्रोल ही दे रहे हो ना। तो इन सारे तरीकों से कंट्रोल ट्रांसफर किया जाता है। ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी, क्योंकि मैंने आपको पहले हिंट दे दिया था कि इसकी राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग करने वाले, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सेशन में। ठीक है, तो कंट्रोल के बाद हमने पढ़ा था द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिवेंचर। डिवेंचर इज नथिंग बट अ लोन टेकन फ्रॉम द पब्लिक। बैंक के पास जाना चाहिए था ना मैम, आप पब्लिक के पास क्यों जा रहे हो? देखो, बैंक्स है ना बहुत सारे कंडीशंस डाल देते हैं, कोविनेंट्स डाल देते हैं, तो बैंक इज एक्चुअली द लास्ट रिसोर्ट फॉर अस। पब्लिक इतने सवाल नहीं उठाती। पब्लिक को क्या है कि आप डिविडेंड दे रहे हो ना टाइम पे शेयर्स का, और डिवेंचर्स में आप इंटरेस्ट दे रहे हो ना टाइम पे, रिडेम्पशन हो रहा है ना, बस उनका उतना ही कंसर्न है। जो पैसा मैंने दिया वो आप उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करो जिसके लिए आपने रेज किया है, बस हमको और आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो पब्लिक इतने सवाल नहीं उठाती है। दैट इज वाई द कंपनीज प्रेफर गोइंग टू द पब्लिक। मैंने पब्लिक को बोला देखो मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा नहीं चाहिए, मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए चाहिए। तो डिबेंचर्स मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए इशू होते हैं और आपको ओनरशिप भी नहीं देनी पड़ती है, तो मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट डाइल्यूट भी नहीं होता है, तो दे आर वेरी हैप्पी। तो लॉ बोलता है कि कंपनी तू पब्लिक से पैसे ले लेना, लेकिन उनको एक लिख के दे कि हाँ आई हैव टू रीपे दैट मनी टू यू, गिव दैट एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट मतलब कि आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि हाँ मुझे तेरे को पैसे देने हैं, मुझे रिटर्न करने हैं। सो दैट एक्नॉलेजमेंट इज नथिंग बट अ डिबेंचर। आप उनको लिख के दे रहे हो कि हाँ मैं मानता हूँ कि मुझे तुझे ये पैसे रिटर्न करने हैं, मुझे देने हैं। सो दैट इज नोन एज अ डिबेंचर। ये डिबेंचर सिक्योर्ड हो सकता है या फिर अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स आर जनरली इशूड बाय रेप्यूटेड कंपनीज। जो चैप्टर 3D में इंस्ट्रूमेंट्स रेफर किए गए हैं दे आर नॉट कंसिडर्ड एज डिबेंचर्स, तो इन्हें हम डिबेंचर्स नहीं मानेंगे। जैसे इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, रिपो, रिवर्स रिपो के बारे में मैंने आपको एक नोट भी दिया था। सिक्योरिटीज इशूड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, इनके रूल्स अलग हैं, इनमें इनमें इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, तो इन्हें कंपनीज एक्ट के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यू कैन अप्लाई वेरियस अदर प्रोविजंस टू देम, दे आर नॉट ट्रीटेड एज डिबेंचर्स। डिपॉजिट, अच्छा अगर आपकी जो मनी रिक्वायरमेंट है वो 3 साल से कम की रिक्वायरमेंट है तो फिर आप डिपॉजिट्स ले लो। आप लोगों को बोलते हो तुम बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हो ना, बैंक के पास मत जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको बैंक से ज्यादा ही इंटरेस्ट दूंगी। तो यू आर टेलिंग द पब्लिक कि भाई तू बैंक के पास मत जा, तू मेरे पास आ जा। सो दैट इज नोन एज अ डिपॉजिट। इट इज वेरी सिमिलर टू अ फिक्स डिपॉजिट, पर फर्क इतना है कि कंपनी पब्लिक को बोल रही तुम मेरे पास आओ, बैंक के पास डिपॉजिट मत रखो, फिक्स डिपॉजिट उसका तो कम रेट इंटरेस्ट मिलता होगा ना। यहाँ पर मैं तुमको सिक्योरिटी भी दूंगा, मैं तुमको डिपॉजिट रीपे भी करूंगा। कुछ ऐसे रिसीट्स
हैं, ठीक है, कुछ ऐसे रिसीट्स हैं जिन्हें हम डिपॉजिट नहीं मानते, ठीक है, इन्हें हम डिपॉजिट्स नहीं मानते, कुछ ऐसे रिसीट्स हैं। वो रूल 2 में हम पढ़ेंगे व्हेन वी कम टू द चैप्टर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। डायरेक्टर कौन होता है? जो बोर्ड पे अपॉइंट किया गया है। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, क्या फनी डेफिनेशन है, वो डिविडेंड का मीनिंग ही नहीं बता रही, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है वहां पर। उन्होंने क्या लिखा है? डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। अभी इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग है कि जो प्रोविजंस फाइनल डिविडेंड को अप्लाई करते हैं वही प्रोविजंस इंटरिम डिविडेंड को भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उनका बोलने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो प्रोविजंस फाइनल डिविडेंड को अप्लाई करते हैं वही प्रोविजंस इंटरिम डिविडेंड को भी अप्लाई करते हैं, इनके लिए कोई अलग से प्रोविजंस नहीं है। लॉ में ज्यादा करके वो डिविडेंड वर्ड ही यूज कर रहे हैं। दे आर नॉट सेइंग दिस इज फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। हाँ, अगर उनको स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाने हैं कि ये तो फाइनल को ही अप्लाई करेगा, ये तो इंटरिम को ही अप्लाई करेगा, तो वहां पर वो डिविडेंड के आगे इंटरिम लिखते हैं। लेकिन ज्यादा करके प्रोविजन सारे जनरल ही बने हुए हैं। तो लॉ ने क्लैरिटी दी है, क्लैरिफिकेशन दिया है कि देखो, वर्ड भले डिविडेंड दिया है, उसमें सब आ जाएगा, फाइनल, इंटरिम, और अगर मुझे कोई स्पेसिफिक प्रोविजन बनानी है कि ये इंटरिम को ही अप्लाई करेगा, तो मैं डिविडेंड के आगे लिख के दूंगा कि ये इंटरिम डिविडेंड को ही अप्लाई करेगा। अगर कुछ नहीं लिखा है, डिविडेंड ही लिखा है, तो मतलब इसमें फाइनल और इंटरिम दोनों आ जाएगा, ये प्रोविजन दोनों को अप्लाई करेगा। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस। डॉक्यूमेंट, मैं आपको वो देने वाली हूँ आज स्टोरी, आई विल गिव इट टू यू, जस्ट लेट मी फिनिश द रिविजन। डॉक्यूमेंट क्या होता है? एनी समन्स, नोटिस विच इज इशूड। वर्ड्स पे ध्यान दो, समन्स या नोटिस हम इशू करते हैं, वी इशू अ नोटिस, राइट। रिक्विजिशन मतलब रिक्वेस्ट, जैसे मेंबर्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलवानी है, कंपनी के डायरेक्टर्स बुला नहीं रहे, तो मेंबर्स खुद से ईजीएम बुला सकते हैं बाय रिक्वेस्टिंग द बोर्ड कि नहीं नहीं बोर्ड, मुझे मीटिंग बुलानी है, तू बुला के दे। तो वो रिक्वेस्ट जो है ना, दैट इज नोन एज अ रिक्वेजिशन। जैसे हम कॉलेज में कैसे हमको छुट्टी चाहिए, तो हम एक पेपर पे लिख के देते हैं ना, दैट वी वांट लीव फ्रॉम दिस डेट, हमारे एग्जाम है, सीए के एग्जाम्स है, हमको स्टडी लीव चाहिए, और सबको बोलते तुम लोग साइन करो, तो सब लोग उधर साइन कर दे, फिर वो रिक्वेस्ट लेके हम प्रिंसिपल के पास जाते, देखो मैम इतने स्टूडेंट सीए कर रहे हैं, सबको छुट्टी चाहिए, आप प्लीज हमको अलाउ कर दो। दैट इज नथिंग बट अ रिक्वेजिशन, इट्स अ रिक्वेस्ट। सिमिलरली कंपनी भी ऐसी रिक्वेस्ट भेज सकती है, तो वो भेजती है ना, द वर्ड यूज इज सेंट। आपने देखा होगा ना कि मैंने अलग अलग कलर से यहाँ पर आपको कोडिंग दी है, देखो यहाँ पर ये सेंट है, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इट इज इशूड। एंड फॉर्म एंड रजिस्टर जो है ना वो मेंटेन किया जाता है, वो कीप मतलब मेंटेन करते हैं। तो वर्ड्स पे ध्यान दो, आप ये डॉक्यूमेंट पेपर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो। अब डॉक्यूमेंट वर्ड जहां पर भी एक्ट में यूज किया हुआ है, तो उसमें ये सब कुछ आ जाएगा, समन्स आ जाएंगे, नोटिस आ जाएगा, रिक्विजिशन आ जाएगी, ऑर्डर, डिक्लेरेशन, फॉर्म, ये सब कुछ आ जाएगा इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन डिस्कस किया है सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब सेक्शन 62 पढ़ेंगे। एक्सपर्ट, अब एक्सपर्ट की क्या जरूरत है ना, अब मैं अगर आपको बोल दूं कि मैं डैम बना रही हूँ, मेरे को 1000 करोड़ चाहिए, आप दे दो, आप मेरे पे भरोसा करोगे? लेकिन अगर केपीएमजी अपनी रिपोर्ट बना लेता है कि नहीं नहीं प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आपको देना चाहिए, तो हम तो उस पर ज्यादा रिलाई करेंगे ना। दैट इज द ब्यूटी एंड दैट इज द पावर ऑफ एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट जो बोलता है ना, फिर वो हम मान लेते हैं। तो लॉ बोलता है कि एक्सपर्ट विल इंक्लूड एन इंजीनियर, वैल्यूअर, चार्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड एनी अदर पर्सन जिसको सर्टिफिकेट देने की अथॉरिटी दी गई है कि भाई तू सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, दैट पर्सन इज एन एक्सपर्ट। तो प्रोस्पेक्टस में आप एक्सपर्ट की रिपोर्ट के एक्सट्रैक्ट्स डाल सकते हो कि देखो, एक्सपर्ट बोलता है कि ये प्रोस्पेक्टस अच्छा है, इन्वेस्ट करने लायक है, शेयर्स मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो। तो लोग इस पे ज्यादा विश्वास करेंगे, है ना। तो इसीलिए हम एक्सपर्ट को लेकर आते हैं कि मैं, कंपनी बोलती है मैं बोलूंगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा, तू बोल। तो एक्सपर्ट ऐसे ही नहीं है कि कंपनी के बोलने पे मैंने बोल दिया, वो भी देखता है ना कि प्रोजेक्ट लायक है कि नहीं, उसमें
वेदर इट इज़ क्रेडिबल और नॉट, और फिर वो अपनी ओपिनियन देता है। जैसे डॉक्टर है, आर्किटेक्ट है, वो भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया, या आर्किटेक्ट है वो भी फिटनेस सर्टिफिकेट दे देता है कि ये बिल्डिंग और कितना टिकेगी, या फिर इसको रीडेवलपमेंट में जाना चाहिए। तो जो सर्टिफिकेट देता है, जो दे सकता है, तो वो एक एक्सपर्ट है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अच्छा, अब मैं आपको स्टोरी जो है वो दिखा देती हूँ, सो दैट यू कैन राइट इट। सी तक हमने लिखा था ना, अब डी लिख देते हैं, ठीक है। पहले स्टोरी में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप लिख लेना। क्या पैसा सिर्फ इक्विटी इक्विटी से ही आता है? या क्या पैसे सिर्फ इक्विटी से ही आते हैं? नहीं, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स से भी पैसे रेज किए जा सकते हैं। अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। डी फॉर डिबेंचर, ऐसे ही याद रखना। डी को कैसे याद रखेंगे? डी फॉर डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर से वो स्टार्ट हो रहा है ना। डी फॉर डिबेंचर। क्या पैसे इक्विटी से ही आते हैं? नहीं नहीं, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स से भी आप पैसे रेज कर सकते हो। अच्छा, डिपॉजिटरी के पास ये सब पड़ा रहेगा। मैंने बताया था आपको, लॉजिक मत ढूंढना इन स्टोरीज में। डिबेंचर या डिपॉजिट से भी पैसे रेज कर सकते हो, हाँ, लेकिन ये सब डिपॉजिटरी के पास पड़ा रहेगा, पैसा नहीं, डिबेंचर्स। अच्छा, आपने डेरिवेटिव्स के बारे में सुना है? नहीं, खैर छोड़ो। क्यों? क्योंकि हमको है ही नहीं ना, ये हमको हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो छोड़ो। अच्छा, कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स लगेंगे ना, वो मेहनत करेंगे और आपको डिविडेंड देंगे, सही बात है। लेकिन डिविडेंड तब मिलेगा जब आप सही डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, तभी आपको डिविडेंड देंगे। डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ओके, सो दैट इज डॉक्यूमेंट्स। क्या पैसा सिर्फ इक्विटी से रेज होता है? नहीं नहीं, डिपॉजिट, डिबेंचर्स, नहीं, पहले डिबेंचर आता है, डिबेंचर्स, डिपॉजिट से भी आप रेज कर सकते हो। ये सब कुछ डिपॉजिटरी के पास पड़ा रहेगा। डेरिवेटिव्स के बारे में सुना है क्या आपने? नहीं नहीं, तो खैर छोड़ो। अच्छा, कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स लगेंगे, वो मेहनत करके पैसा कमाएंगे और आपको डिविडेंड देंगे। लेकिन डिविडेंड आपको तब मिलेगा जब आप सही डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे। इसको लर्न कर लो स्टूडेंट्स, तो आपको सारे क्लॉजेस भी लर्न हो जाएंगे। तो चलो फिर आप अभी इसको लिख सकते हो। कम ऑन, राइट डाउन। फॉर लाइव बैच स्टूडेंट्स, मैंने ये सोचा था कि हम क्लास में इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें और मैं एक पीडीएफ डाल दूं इन द सॉफ्टवेयर। वैसा करूं, पीडीएफ डाल दूं ताकि आप वो सब घर पे खुद ही लिख सको, क्योंकि बहुत कुछ है ना, फिर नहीं तो हमारा स्टडी टाइम निकल जाता है। डी, ई, एफ कितने सारे हैं ऐसे। तो मैं पीडीएफ डाल दूं आज। मैंने एक्चुअली पहले भी आपको बोला था कि मैं डाल दूंगी, लेकिन मैंने सोचा पूरा चैप्टर का एक ही साथ डाल देती हूँ ना, मेरा भी होने को ही है। 3-4 पीडीएफ डालने से तो अच्छा मैं एक ही पीडीएफ डाल दूँ। तो आप मत लिखो अभी, मैं अब लेक्चर के बाद आज ही डाल देती हूँ, क्योंकि मेरी पूरी स्टोरी रेडी है, पूरे चैप्टर का ही डाल देती हूँ आज, ठीक है। तो ये स्टोरी सिर्फ समझ लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ताकि मेरा टीचिंग टाइम मैं यूटिलाइज कर पाऊँ। अच्छा, दीज आर क्लॉजेज दैट स्टार्ट विद द लेटर ई, दैट इज एम्प्लॉय, स्टॉक ऑप्शन एंड एक्सपर्ट। अभी दो ही क्लॉजेज थे, मेरी कोई स्टोरी बनी नहीं है इस पे, और दोनों कनेक्टेड भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये भी हमने लिख लिया था लास्ट टाइम। क्लॉजेज दैट स्टार्ट विद द लेटर एफ, ओके, तो ये एफ है, इनकी स्टोरी है। अच्छा, हम पैसे की बात कर रहे थे ना, जैसे डिवेंचर, डिपॉजिट्स, इनसे भी पैसे मिलते हैं। पैसे तो वैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास चलते हैं ना, बस वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगेंगे आपसे, वो तैयार है कि नहीं? तो पैसे तो, क्योंकि पैसों की बात चल रही है ना, इक्विटी, डिवेंचर्स, डिपॉजिट्स, पैसे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी दे देंगे, लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगते हैं। क्या तुमने इस फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट बनाई है? क्लॉज 41 इंपॉर्टेंट है, हाँ? अरे, फॉरेन कंपनी है तो क्या हुआ, फॉरेन रिजर्व्स
हर किसी के पास, सॉरी, फ्री रिजर्व्स हर किसी के पास नहीं होते, ठीक है। GHI, इनकी कोई स्टोरी नहीं है, लेकिन आई में ये तीन है भी नहीं आपको। डायरेक्ट इशूड कैपिटल है, वो नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, उस पर वैसे क्वेश्चन आता तो है नहीं। ये KL और M, हाँ M पे स्टोरी है। अच्छा चलो, डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए क्योंकि वो हमने D में ही कर दिए थे, पर हमें मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर भी अपॉइंट करना है ना। मेंबर से पूछ लो क्या उन्होंने मेमोरेंडम अच्छे से पढ़ लिया है ना। देखो मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे अपॉइंट किया जाता है, देखो आप मेमोरेंडम में क्या लिखा है, अच्छे से पढ़ लो। ओके, M तक करते हैं, बाकी का बाद में देखेंगे। ये मैं आज डाल देती हूँ PDF, आप लिख लेना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, हमारी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है आपके सिलेबस में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी एज वेल एज थियोरी क्वेश्चन। थियोरी मतलब इस पे ऐसा नहीं आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफाइन करो, वो किसी केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको 1-2 मार्क का पूछ लेंगे, मतलब ये कॉम्बिनेशन में आता है। कोई एक क्वेश्चन होगा उसमें बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिफाइन कर दो, इट विल बी अ पार्ट ऑफ सम क्वेश्चन। प्लीज राइट ओवर हियर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट लिखो और यहाँ पर लिखो केस बेस्ड क्वेश्चन। प्लीज लिखो केस बेस्ड क्वेश्चन। अपनी बुक को कभी ब्लैंक मत रखना, मैं जो बोल रही हूँ वो साथ साथ में आप लिखते जाओ, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन में आएगा ये। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ बैलेंस शीट PNL बोल के काम नहीं चलेगा, प्रॉपरली उसको डिफाइन करना है। अब ये एक्स्ट्रा है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये जो मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ना, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। चलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 40। अब ये किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं? कंपनी की। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट ही इसी से होती है, इन रिलेशन टू अ कंपनी, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है ना। नहीं नहीं, हमारी जो डेफिनेशन है वो सिर्फ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई है। दैट इज व्हाई इट स्टार्ट्स विद इन रिलेशन टू अ कंपनी। तो हमको कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन पढ़नी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, इट्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, मतलब ये सब कुछ आता है। मैम ये सब कुछ आता है तो क्या इसका ये मतलब है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफाइन नहीं करे? नहीं, उसका मीनिंग नहीं बता रहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या काम करती है। आप समझ रहे हो? मीन्स वर्ड आप तभी यूज करोगे जब आप बताओगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज क्या है। वो यूज नहीं बता रहे हैं। क्या उन्होंने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस काम की होती है तो उसका मीनिंग बताएं? नहीं ना। दैट इज व्हाई दे हैव नॉट यूज्ड द वर्ड मीन्स, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पर्पस वो नहीं एक्सप्लेन कर रहे। दे आर ओनली सेइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सब आता है। तो दैट इज व्हाई दे हैव यूज्ड द वर्ड इंक्लूड्स। इट इंक्लूड्स ऑल दिस। क्या आएगा उसमें? बैलेंस शीट तो आएगी। अब ये मेरी आदत थी जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब, व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू यूज द लेफ्ट हैंड मार्जिन, और मैं ना वहां पर एक वर्ड ऐसे लिख देती थी तो वो मेरा की वर्ड हो जाता था या फिर वो रिकॉल वर्ड हो जाता था। रिकॉल वर्ड मतलब वो पढ़ लिया तो पॉइंट याद आ जाएगा। तो यहां पर आप वैसे ही करो। लेफ्ट हैंड मार्जिन में ना आप मेरे साथ लिखो बैलेंस शीट, PNL या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो तो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ट्रायंगल मतलब चेंज, एंड एक्सप्लेनेटरी नोट, ठीक है। तो मैं ऐसे लेफ्ट हैंड मार्जिन में नोट्स बना लेती थी।
तो मुझे अगर लर्न भी करना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, तो सबसे पहले तो इन रिलेशन टू अ कंपनी, क्योंकि हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रहे हैं और हम उसका मीनिंग एक्सप्लेन नहीं कर रहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करती है, इसीलिए मीन्स वर्ड नहीं दिया, तो इंक्लूड्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ कंपनी इंक्लूड्स, क्या आएगा उसमें? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन केस ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट। अब जब मैं ये बोल रही थी ना, तब मेरे दिमाग में ये सब नहीं चल रहा था, मेरे दिमाग में एक फोटोग्राफिक मेमोरी बन गई इस चीज की। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग सच नोट्स। ओके, तो बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आपको चाहिए ना तो आप एक बहुत फाइन टिप का पेन या पेंसिल आती है ना, वो ले लो ताकि आप नोट मेकिंग कर सको मेरी टेक्स्ट बुक में। तो क्या आएगा इसमें बताओ? बैलेंस शीट तो आएगी, यस। बैलेंस शीट आप फॉर द ईयर बनाते हो कि एज ऑन द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एज ऑन अ डेट बनाते हो? यस, ऑफ कोर्स। बैलेंस शीट जो होती है, इट इज एट अ पर्टिकुलर डेट, वो पूरे साल के लिए, मतलब फॉर द ईयर एंडेड बनाई जाती है ना, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हाँ, लेकिन पीएनएल जो है, इट इज फॉर द फुल ईयर। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर आपकी नॉन प्रॉफिट है, सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वी विल ऑल्सो प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी ये क्या होता है मैं आपको वो नोट में एक्सप्लेन करूंगी, आपने आई थिंक पढ़ा भी होगा ये अभी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है, चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल। अब ये क्यों लिखा है इफ एप्लीकेबल? जनरली ये स्टेटमेंट वही बनाता है जिसको इंड एएस अप्लाई करता है, ठीक है। टू बी मेड बाय अ कंपनी टू विच इंड एएस अप्लाइज। और साथ साथ में हम बनाएंगे एक्सप्लेनेटरी नोट। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या इंक्लूड कर रही है। बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर, एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट आप बनाते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, एंड अगर आपकी नॉन प्रॉफिट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट। पहले मीनिंग समझ लेते, फिर वो प्रोवाइजो भी पढ़ेंगे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन 2 क्लॉज 40, सेक्शन नंबर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आता है एग्जाम में। बैलेंस शीट, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसीलिए हम बैलेंस शीट एज ऑन बनाते हैं, मतलब एक दिन की पोजीशन बता रहे हो, एज ऑन दिस डेट मेरी क्या पोजीशन है, बिजनेस की क्या पोजीशन है। अगर मैंने बिजनेस बेच दिया तो क्या मिलेगा, कितने एसेट्स है, क्या पैसा मिलेगा, मुझे कितना देना है, मेरे पास कितना रह जाएगा। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन बताता है आपकी कि आज के डेट पे आपकी क्या पैसों की पोजीशन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड बनाते हैं, मतलब ये पूरे साल की पोजीशन बता रहा है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक क्वार्टर के लिए भी बनता है, साल के लिए भी बनता है पीएनएल। क्वार्टर के लिए क्यों बनता है? क्योंकि आजकल ऑडिट्स भी ना क्वार्टरली हो गई हैं, उनको लिमिटेड रिव्यू बोलते हैं। तो लिमिटेड रिव्यू मतलब 3-3 महीने के रिव्यूज होते हैं, ऑडिट होती है, तो इसीलिए 3 महीने के फाइनेंशियल्स हमको बनाने पड़ते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली बताता क्या है? वी स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो ना हम एक्चुअली अपने मेंबर्स को ये बताना चाहते हैं कि हमने साल की शुरुआत इतने पैसों से की थी। ये मेरी कैश था मेरे पास, इतना पैसा आया, इतना पैसा मैंने खर्च कर दिया। कहाँ खर्च किया वो भी हम बता रहे हैं। हम उनको एक कैश बुक नहीं दे रहे, वी आर नॉट गिविंग देम वन डिटेल, हम कंसोलिडेट करके बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी पे, जैसे ट्रेडिंग पे या फिर मैंने इन्वेस्टमेंट पे इतना खर्चा किया, तो मैं सब कुछ ऐड करके उनको बता रही हूँ। मैं एक ओवरऑल पिक्चर देने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पैसा कहाँ पर खर्च हुआ है। एंड ये एडलेस करने के बाद जो मुझे मिल जाएगा ना,
दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो ये सब मैच होना चाहिए। तो आपकी बैलेंस शीट में जो आपने क्लोजिंग कैश दिखाया है, कैश बैलेंस दिखाया है, वो ये होना चाहिए। मतलब आप मेंबर्स को बता रहे हो कि मैंने इतने कैश से अपना अपने साल की शुरुआत की थी, इतना पैसा मेरे पास आया, कौन सी एक्टिविटीज से आया, और इतना पैसा मैंने खर्च किया और अब मेरे पास इतना रह गया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट लुक्स एट द कैश पोजिशन ऑफ द कंपनी, हाउ मच गोज टू द क्रेडिटर, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड वगैरह में कितना दिया है आपने, हाउ मच इज द कंपनी कीपिंग फॉर इट्स ग्रोथ इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिल जाती है। मैम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कोई पढ़ता है क्या? येस, आई वुड लाइक टू नो कि कंपनी अपना पैसा कैसे यूज कर रही है, कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, कहाँ पैसा बच सकता है, कंपनी ने सारा बांट तो नहीं दिया, अपने ग्रोथ के लिए कुछ रखा है कि नहीं। देर आर सर्टन कंपनीज जिनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे ये बहुत बहुत मगजमारी का काम है ये सब करना, और हर एक को तो जरूरत नहीं होती है। अब आप मान लो कि मैं एक 1% कंपनी हूँ, यार मैं एक 1% कंपनी हूँ, मैं एक ही मेंबर हूँ, मैं डायरेक्टर भी हूँ, मुझे पता है मेरा कैश कहाँ पर मूव हो रहा है। अब मैं अपने लिए क्यों स्टेटमेंट बनाऊं? मैं एक स्मॉल कंपनी हूँ। स्मॉल कंपनी मतलब क्या, इतना सा तो टर्नओवर है, अभी उसमें भी आप बोलोगे कैश फ्लो बना, ये स्टेटमेंट दे, वो दे, इतना कैश ही नहीं है ना, इतनी मूवमेंट ही नहीं है। तो लॉ में उन्होंने इस डेफिनेशन से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को एग्जेम्पशन देकर रखी है, चल यार तेरे को बर्डन नहीं करते, ये मत बना स्टेटमेंट। तो प्रोवाइडेड दैट मतलब ये एक प्रोवाइजो है। मैम प्रोवाइजो क्या होता है? प्रोवाइजो ना एक तरीके का एग्जेम्पशन है कि भाई तेरे को सब अप्लाई होगा, ठीक है? प्राइवेट कंपनी, जो स्टार्टअप है, ओपीसी स्मॉल, तेरे को ये सब बनाना है, इसमें से मैंने तेरे लिए ये निकाला हुआ है। तो आप प्रोवाइजो से क्या करते हो, ये जो पूरा कुछ दिया हुआ है ना प्रोविजन, उसमें से कुछ निकाल देते हो, तो यू आर एक्सक्लूडिंग समथिंग, ठीक है? तो प्रोवाइजो एक्सक्लूड कर देता है, एक तरीके की एग्जेम्पशन देता है। अगर प्रोवाइजो नहीं होगा तो आपको ये सब कुछ बनाना पड़ेगा। तो मैं बोल रही हूं सब बनाओ, ये मत बनाओ। तो मैं प्रोवाइजो से इस चीज को निकाल रही हूं, ठीक है? मैं निकाल रही हूं। ये बहुत काम की बात है ना, क्योंकि आप ओपीसी स्मॉल कंपनी के लिए अलग डेफिनेशन तो नहीं बना सकते, हर हर बार अलग प्रोविजन तो नहीं बना सकते। तो हम उनको बोलते देख सुन सुन, ये जनरल है, ये तेरे को भी अप्लाई करेगा, तू कंपनी है ना, तो ये तेरे को भी अप्लाई करेगा। लेकिन क्योंकि तू 1% या स्मॉल कंपनी है, तेरे को ये वाला जो स्टेटमेंट है ना वो नहीं बनाना पड़ेगा, वो हम निकाल देते हैं, बाकी सब अप्लाई करेगा। दैट इज द वर्क ऑफ अ प्रोवाइजो, ठीक है? अब कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्यों इनको बर्डन कर रहे हो यार? इनको थोड़ी सी रिलैक्सेशंस दे दो ना। सो इन दिस केस 1% कंपनी, सो मैंने ये कैश फ्लो येलो में लिया है ना, मैं ये भी येलो में ले लेती हूँ। 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, ये सब हमने पढ़ा था फाउंडेशन में। 1% कंपनी पढ़ा था, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी ये भी पढ़ा था। हाँ, ये नया है, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो एक स्टार्टअप है, ठीक है? आप स्टार्टअप हो ना, आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, 10 साल के लिए हम आपको स्टार्टअप मान के एग्जेम्पशंस देंगे। 10 साल आप मजे करो, क्योंकि आप एक स्टार्टअप हो। 10 साल तक ये कुछ कुछ एग्जेम्पशंस हमने ऐसी प्राइवेट कंपनीज को दी हुई हैं जो स्टार्टअप की डेफिनेशन में आती हैं। इट मे नॉट इंक्लूड, ये कितने स्मार्ट है ना, मे नॉट इंक्लूड मतलब वो ये नहीं बोल रहे हैं कि तुझे नहीं ही बनाना है, वो क्या बोल रहे हैं, तेरी मर्जी है, तेरे को बनाना है बना, नहीं भी बनाएगा तो हम तुझे कुछ बोलेंगे नहीं। मे नॉट इंक्लूड, मे वर्ड यूज किया ना, मतलब तेरी मर्जी है, नहीं बनाना है कोई बात नहीं, बनाना है तो वेरी गुड। इट मे नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये लर्न करना है आपको। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है
तो इसके साथ साथ आपको प्रोवाइजो लिखना है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लिखोगे, तो लिख के आना है, और इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। लॉ क्या बोलता है कि ये जो भी एक्सेप्शंस, मॉडिफिकेशन, अडेप्टेशंस है ना, ये प्राइवेट कंपनी को तभी अप्लाई करेगी प्रोवाइडेड यू हैव नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 137। आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली आरओसी के पास फाइलिंग कर दी है, आपने अपना एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 फाइल किया है विद आरओसी। अगर आपकी फाइलिंग सही नहीं है, आपने फाइलिंग्स नहीं किया, तो आपको हम एग्जेम्पशन भी नहीं देंगे। तो हम उनको बोल रहे तेरे को एग्जेम्पशन चाहिए ना, तेरी सारी फाइलिंग अप टू डेट होनी चाहिए, तब तेरे को एग्जेम्पशन देंगे। ठीक है, तो ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, तो ये सारे एक्सेप्शंस, मॉडिफिकेशंस उन्हीं को देंगे। मैम ये प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप है, पब्लिक कंपनी को भी स्टार्टअप नहीं, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है उन्हीं को बेनिफिट्स मिलते हैं। तो स्टार्टअप एग्जैक्टली होता क्या है, हाउ इज इट डिफाइंड, क्या हमको लर्न करनी है डेफिनेशन? आपको लर्न नहीं करनी है, यू डोंट हैव टू लर्न द डेफिनेशन, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। स्टार्टअप मतलब क्या? स्टार्टअप या स्टार्टअप कंपनी, या तो सिर्फ स्टार्टअप दिया रहेगा आपके एक्ट में, या स्टार्टअप कंपनी करके दिया रहेगा, दोनों का मीनिंग सेम ही है। अ प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 या 1956, आप कभी भी इनकॉर्पोरेटेड हो, and it is recognized as a startup in accordance with the notification issued by the Department of Industrial Policy and Promotion, DIP बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपको हमने स्टार्टअप माना है। मैम ये लर्न करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। तो ऐसी कुछ कंपनीज हैं जिनको कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इफ एप्लीकेबल, तो ऐसी कंपनीज जिनको इंड एस अप्लाई करता है उन्हीं को बनाना है। लेकिन ये चेंजेस इन इक्विटी मतलब बताता क्या है ना, इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट ऑफ इक्विटी ओवर अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, मतलब मैंने कितने शेयर्स इशू किए, बोनस कितना दिया, बायबैक किया है क्या, तो वो चेंजेस के बारे में मुझे बताओ। Schedule 3 requires such movement to be presented as a part of notes to accounts. Explanatory note. अब बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने कुछ ऐसा अमाउंट लिखा है जिसकी कैलकुलेशन आपको बतानी है, या फिर आपको बताना है कि डेप्रीसिएशन का अमाउंट आपको कैसे आया, या आपको कुछ नोट देना है कि ये जो है इसका ये अजम्पशन है, या मैंने स्टॉक की वैल्यूएशन में ये मेथड यूज किया है, या आपको जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स दिखाई दे रहे हैं उसको मैंने इस तरीके से अराइव किया है, जिस मतलब आपको लगता है कि मेंबर कंफ्यूज हो जाएगा, उसको नहीं समझेगा ये फिगर, तो आप उधर की कैलकुलेशन दिखाना चाहते हो तो आप एक्सप्लेनेटरी नोट में वो लिख दो। आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी मेंशन करना चाहते हो कि मैंने ये फॉलो किया है, तो वहां पर नोट लिख दो। तो एक्सप्लेनेटरी नोट है ना, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन विच हेल्प्स द रीडर टू अंडरस्टैंड व्हाट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्राइंग टू कन्वे, कि ये मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी है, मैंने ये मेथड फॉलो किया है फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, या मैंने ये डेप्रीसिएशन का मेथड फॉलो किया, मैंने डेप्रीसिएशन इस तरीके से अराइव किया है, या अगर आपने कुछ चेंज किया है मेथड तो उसका क्या इम्पैक्ट आया है ऑन योर पीएनएल, तो वो इम्पैक्ट बताओ। फिगर्स है, उनकी कैलकुलेशन अगर आपको एक्सप्लेन करनी है, जो भी आपको लगता है कि व्यूअर यहाँ पर आके अटक जाएगा, उसको मुझे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो एज एन एक्सप्लेनेटरी नोट। दिस इज नॉट गोइंग टू फॉर्म पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट एंड पीएनएल, वहां पे तो अमाउंट आ गया है, लेकिन दिस विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप बोर्ड्स रिपोर्ट अगर आप देखोगे ना, तो उसमें ऐसे एक्सट्रैक्ट होते हैं फाइनेंशियल के, उसके नीचे वो एक्सप्लेनेटरी नोट लिखा रहता है। तो फाइनेंशियल जो बैलेंस शीट पीएनएल है उसके नीचे ही ये सब लिखा रहेगा। ठीक है, चलो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, आप ये लिख लो। नोट्स क्लास में ही बना लेंगे तो आई थिंक बेटर रहेगा, घर पे फिर आपको बार बार रिकॉर्डिंग देखो, पीडीएफ देखो, मुझे नहीं चाहिए वो। तो आप अभी लिख लो। देखो ऐसे ना 1 2 3 4 5 चीजें हैं लिखने वाली, तो आप उस हिसाब से अपना पेज मैनेज करना, या फिर आप दो साइड्स में लिखो, मतलब 3 पॉइंट या 2 पॉइंट ऐसे आप मैनेज करो स्पेस। ठीक है, ये इतना लिखना है आपको। ओके
ये इरेज कर दूँ, ये तो हमारा एक्सप्लेनेशन था। ये लिख लो, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, आई रिपीट, लेकिन हम सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम नॉलेज के लिए भी पढ़ रहे हैं कि ये चीज़ें क्यों बनाई गई हैं, इसका क्या पर्पस है। तो प्लीज़ राइट दिस, आई विल वेट। हेडिंग 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 2 क्लॉज़ 40, इसके बाद मैं आपको स्टार्टअप की भी डेफिनेशन दिखाऊँगी।
All right, everyone. I hope you have finished writing. Yes? Okay. Let us continue. If you want, you can also write this. मैं रुकती हूँ आपके लिए क्योंकि स्टार्टअप है ये डेफिनेशन तो मतलब इतनी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है बट इफ़ यू वांट टू राइट आई विल वेट आई जस्ट वेट फॉर 2 minutes अगर आपको लिखना है तो लिख लो जिनको नहीं लिखना है इट्स ओके Okay, coming back to our definition. So it includes balance sheet, profit and loss account, income and expenditure account, cash flow statement, changes in equity and explanatory note. ठीक है लेकिन अगर आप एक 1% कंपनी हो स्मॉल कंपनी हो डोरमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी private which is a startup it may not include a cash flow statement. Let us discuss clause 41 जो डिफाइन करता है फाइनेंशियल ईयर को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस पे केस बेस्ड क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू वगैरह आ सकता है. नाउ financial year again the definition starts in relation to any company or body corporate क्योंकि एलएलपी के लिए फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन अलग है एक्चुअली में अलग है कंपनी के लिए फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन अलग है तो हम तो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट के लिए फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन दे रहे हैं ना इट मींस पीरियड एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च एवरी ईयर लेकिन मेरी कंपनी तो अभी अभी जस्ट इनकॉर्पोरेट हुई है 2 ही महीने हुए हैं और 31st मार्च को आप बोल रहे हो कि मैं अकाउंट्स बना लूं ठीक है कोई बात नहीं वैसे तो साल 31st मार्च को एंड होगा बट वेर यू आर इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी देन द पीरियड एंडिंग ऑन 31st मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर मतलब अगले साल in respect whereof the financial statements of the body corporate is made up. मैम ये नहीं समझा एग्जाम्पल से समझेंगे ना अब पहले तो ये बताओ 31st मार्च ही क्यों 30th सितंबर या फिर 31st दिसंबर ऐसे क्यों नहीं 31st दिसंबर क्यों नहीं ले रहे दैट इज बिकॉज इनकम टैक्स 1st अप्रैल टू 31st मार्च का पीरियड फॉलो करता है तो इनकम टैक्स अगर वो पीरियड फॉलो करता है दैट इज 1st अप्रैल टू 31st मार्च को आपको टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो इट मेक्स मोर सेंस अगर हम अपना फाइनेंशियल ईयर भी उसी पीरियड में रखें यस तो फाइनेंशियल ईयर 31st मार्च को एंड इसीलिए करता है क्योंकि मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसी पीरियड का टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करता है तो दोनों को अलाइन करने के लिए हमने ये रखा है. अब एक बात ध्यान में रखना स्टूडेंट जब भी ईयर दिया जाता है ना यू ओनली हैव द वर्ड ईयर ठीक है सिर्फ ईयर दिया है देन इट एक्चुअली मीन्स कैलेंडर ईयर ठीक है ईयर मीन्स कैलेंडर मेरे साथ साथ ही लिख लो ठीक है अगर ओनली
द वर्ड ईयर इज गिवन, ठीक है। सो देन एक्चुअली इट मीन्स कैलेंडर ईयर। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर इज एक्चुअली अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। फाइनेंशियल ईयर जो है इट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स जो बिगिन होता है ऑन 1st ऑफ अप्रैल एंड इट एंड्स ऑन 31st ऑफ मार्च एवरी ईयर। सेम ही है वो, 1st अप्रैल को शुरू होएगा, 31st मार्च को खत्म होगा। अब वो हम क्या ऑप्शंस पढ़ रहे थे ना वहां पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए ही है, वैसे वो सबको अप्लाई नहीं करेगा, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर को ही। नाउ लेट्स से इफ योर कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन, ऐसे लिखो, लिखो मेरे साथ ही लिखो। अगर आपकी कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 2nd ऑफ मे 2027, ठीक है, तो यू टेल मी फाइनेंशियल ईयर विल एंड ऑन, फाइनेंशियल ईयर कभी एंड होगा? अगर आप सोच रहे हो मैम बहुत टाइम है इसके पास, तो पूरे साल का ही अकाउंट्स बना सकते हैं ऑलमोस्ट, तो एंड होगा 31st मार्च 2028 को, ठीक है, 31st मार्च 2028। अगर 31st दिसंबर 2027 को इनकॉर्पोरेट हुई है, तब भी आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होगा ऑन 31st मार्च 2028 को। लेकिन अगर आप 1st जनवरी 2028 को इनकॉर्पोरेटेड हो, तो फिर वो सोचते हैं कि यार 3 महीने में ये क्या अकाउंटिंग कर लेगा ना, तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो 31st मार्च 2028 को अकाउंट्स बना सकते हो, बट वी आर ओके, वी आर ओके इफ यू क्लोज योर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑन 31st मार्च 2029। यहां पर वर्डिंग्स पे ध्यान दो, ये देखो इधर वर्डिंग्स पे ध्यान दो। इफ यू आर इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1st जनवरी, मतलब ऑन 1st जनवरी या फिर आफ्टर, तो 31st मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर, फॉलोइंग ईयर मतलब अभी 31st मार्च 2028 को तो नहीं क्लोज करके, बट फॉलोइंग ईयर अगले साल आप इनकॉर्पोरेट ही 1st जैन को हुए थे, 1st जैन 2028, तो यू कैन क्लोज योर बुक्स ऑन 31st मार्च 2029। अगर आप 20th फरवरी 2028 को इनकॉर्पोरेट हुए थे, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है ऑन का और एक एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको आफ्टर का, ठीक है। आफ्टर हो या ऑन हो, दोनों केसेस में 31st मार्च 2029 को आप अपने बुक्स बंद कर सकते हो। मैम एक डाउट है, अब आपने क्या लिखा 31st मार्च 2027, ठीक है, तो एक दिन में ऐसा क्या हो जाएगा कि नहीं नहीं ये 31st को अगर इनकॉर्पोरेटेड है तो 31st मार्च 2028 को, मतलब 3 महीने में ही तुमको बुक्स क्लोज करके फाइनेंशियल ईयर क्लोज करना है। लेकिन अगर आप 1st जनवरी को इनकॉर्पोरेट हो जाते हो, तो आप 2028 छोड़ दो, 31st मार्च 2029 पे बुक्स क्लोज कर लेना, मतलब एक दिन में ऐसा क्या हो जाएगा? एक्चुअली कुछ हो तो नहीं जाएगा, लेकिन मुझे कोई ना कोई तो कट ऑफ डेट रखनी है ना, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। ओके, एंड ऑल्सो आगे जाके हम पढ़ेंगे जैसे 15 महीने से ज़्यादा आपका फाइनेंशियल ईयर नहीं होना चाहिए, फिर एजीएम वगैरह भी मिस हो जाती है, तो देर आर वेरियस रीजंस, वो आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, तो मैम अगर 1st जनवरी 2028 को आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, आप बोल रहे हो कि 31st मार्च 2029 को हम अपने फाइनेंशियल्स क्लोज कर सकते हैं,
तो कैन आई से दैट आपका जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वो अराउंड 15 मंथ्स का होगा? हाँ, बोल सकते हो, लेकिन ये मैक्स है। आप ये नहीं बोल सकते नहीं मेरा तो 31 मार्च 2029 को भी बुक्स क्लोज करने का हो नहीं पाएगा, मैं 2030 चले जाता हूँ। नहीं नहीं, और एक्सटेंशन नहीं मिलेगा आपको। आप ये नहीं बोल सकते नहीं मेरे तो बुक्स अभी भी क्लोज नहीं होंगे, मैं तो रेडी नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, थोड़ा और एक्सटेंशन दे दो। नहीं मिलेगा। मैक्सिमम हम आपको ये 15 मंथ्स का ही एक्सटेंशन दे सकते हैं। 31 मार्च 2029 को तो क्लोज करना ही करना है। फिर मैम सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दो, नहीं मिलेगा। आपका जो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर है, अब आप वो साइकिल में आ गए हो, अब वो 12 मंथ्स का ही होगा। मतलब इनका जो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2029 से लेकर 31 मार्च 2030 होगा। ठीक है, तो कंपनी अगर 1 जनवरी 2028 को इनकॉर्पोरेट की गई है तो इनका ईयर एंड होगा 31 मार्च 2029। लेकिन जो सेकेंड है फिर आप साइकिल में आ जाओगे, फिर आपका 1 अप्रैल 2029 से 2030 को ही होगा। ठीक है, इफ यू वांट अ टाइमलाइन तो आप ऐसे लिख सकते हो, कंपनी 1 जनवरी 2028 को इनकॉर्पोरेट हो गई थी, तो इसका जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, वो 31 मार्च 2029 को एंड हो सकता है। और जो इसका सेकेंड फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, इसका जो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर है वो एंड होगा 31 मार्च 2030। ठीक है, इससे ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं दे पाएंगे हम। जस्ट चेक, आपने सब बराबर लिख लिया है ना? डन। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा कि अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जो 1 जनवरी को इनकॉर्पोरेट हुई थी, 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर, अब इधर एक प्रोवाइजो आ गया है। ठीक है, दिस इज अ प्रोवाइजो। इसका क्या मतलब है पहले समझेंगे, फिर प्रोवाइजो डिस्कस करूंगी तो वो अच्छे से समझेगा। पहले मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, ये देखो, अब पेप्सिको इंक is a company which is incorporated outside India. ठीक है, it's a company incorporated outside India, लेकिन इसकी एक इंडियन सब्सिडरी है। ओके, जो नाम है पेप्सिको, आप मेरे साथ लिख सकते हो, पेप्सिको होल्डिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो कैन आई से ये होल्डिंग कंपनी हो गई और ये उसकी सब्सिडरी है, ये इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, तो ये एक फॉरेन कंपनी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और ये है विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। अब जो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, मतलब उसको कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा, वो तो कंपनी है,
एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इसका क्या मीनिंग है? इट इम्प्लाइज दैट दिस इज अ कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मतलब ये तो कंपनी है, एज पर द एक्ट ये कंपनी है। अगर ये कंपनी है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब इसका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? इसका फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है, इसका फाइनेंशियल ईयर ये होगा। अब गड़बड़ कभी हुई पता है? इसकी जो पेरेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, उसका फाइनेंशियल ईयर है 1 जैन से लेके 31 दिसंबर, मतलब वो लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं और ये फाइनेंशियल ईयर इसका अलग है। ठीक है, ये लोग 1 जनवरी के अकाउंट्स बनाते हैं और ये हम तो बोलते हैं कि यार ये तो कंपनीज एक्ट है, तो कंपनीज एक्ट तो 1 अप्रैल से बोल रही है। अब जब होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे तो कंसोलिडेशन कैसे करें कंसोलिडेशन? क्योंकि ये तो 1 जनवरी 30 से लेके 31 दिसंबर तक बनाती है और ये 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इनके जो फाइनेंशियल्स हैं उसको आप कंसोलिडेट कैसे करोगे? दोनों के पीरियड्स अलग है ना। तो फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको वो डेटा निकालना पड़ेगा जो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक है, और मतलब ऐसे ब्रेक करके निकालना पड़ेगा और फिर कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल होगी। अब क्या करें? तो हमने एक आइडिया निकाला है। ये जो इंडियन सब्सिडरी है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। गवर्नमेंट, एक प्रॉब्लम है, मेरी जो पेरेंट कंपनी है वो 1 जैन टू 31 दिसंबर का फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है और आप बोल रहे हो 1 अप्रैल से 31 मार्च फॉलो करो, तो हमको ना कंसोलिडेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप प्लीज अलाउ करते हो क्या, सो दैट आई कैन फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर? तो इन दिस केस पेप्सिको इंक पेप्सिको होल्डिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये ठीक है, पेप्सिको होल्डिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक एप्लीकेशन करेगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रॉब्लम हो रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुमको अलाउ करूंगा टू यूज अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। तू डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर कर ले। मैम तो क्या कोई इंडियन कंपनी भी जा सकती है? मैं भी होल्डिंग सब्सिडरी हूं, मुझे भी कोई दूसरा फाइनेंशियल ईयर फॉलो करने की परमिशन दे दो। नहीं, अगर आपकी होल्डिंग कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड और सब्सिडरी भी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है तो कंसोलिडेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना। तो दोनों अगर इंडिया में है तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको ये पीरियड ही फॉलो करना पड़ेगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। फिर आप नहीं आ सकते नहीं हमको भी कोई अपने मर्जी, मतलब मुझे मेरी बर्थ डेट से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करना है, नहीं, आपको नहीं मिलेगा। दिस इज नॉट अलाउड फॉर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इट इज ओनली अलाउड फॉर होल्डिंग एंड सब्सिडरी बोलो या एसोसिएट कंपनी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो मैं एक सब्सिडरी या एसोसिएट हूं ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तब मुझे कोई दूसरा फाइनेंशियल ईयर फॉलो करने की परमिशन मिलेगी। अगर दोनों इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है तो ये सब नहीं होगा। फिर कोई ऐसी कंपनी भी नहीं बोल सकती नहीं आप इसको, ये भी तो इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है, आप इसको तो दूसरा फाइनेंशियल ईयर फॉलो करने की परमिशन दे रहे हो, मैं भी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हूं, मुझे भी वो परमिशन दो। नहीं, उसकी सिचुएशन तो देखो, वो सब्सिडरी है ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उनको कंसोलिडेशन में प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए हमने ये किया है। बाकी किसी को भी ये चेंज करने नहीं मिलेगा।
अब ये डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या? फिर यार तेरे पास फुल लिबर्टी है, तू 1 जैन से दिसंबर फॉलो कर या तो तू 1 जून से फॉलो कर 12 मंथ, मतलब तू देख ले अभी तेरी होल्डिंग की क्या रिक्वायरमेंट है। तो इस पे हमने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली है, तू देख ले अभी तेरे को जैसा करना है ना, तू वैसा फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकती है। 1 जून से स्टार्ट कर, 1 फरवरी से स्टार्ट कर, 1 जनवरी से स्टार्ट कर, वो तू देख ले अभी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट प्रोवाइजो। ठीक है, ये प्लीज आप लिख लो, मैं 1 मिनट रुकती हूँ। ओके, डन। तो वो जो मैंने आपको लिखवाया है ना, वो एक्चुअली ये प्रोवाइजो है। प्रोवाइडेड दैट वेर अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज अ होल्डिंग और अ सब्सिडरी or associate of any company incorporated outside India, and they are required to follow different financial year for consolidation of accounts. तो ये रीजन है, ये रीजन है जिसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी। Then the central government may on an application by that company allow any period मतलब भाई अभी तू देख ले, तेरे को 1 जैन टू दिसंबर फॉलो करना है या February टू जैन फॉलो करना है, कोई भी पीरियड ले ले फिर तू। वेदर और नॉट दैट पीरियड इज अ ईयर, वो भी हमने लिबर्टी दे दी है, मतलब छोड़ ही दिया है पूरी तरह से वो सब्सिडरी को। मैम ऐसा हो सकता है क्या कि अ, वो 12 मंथ से कम का पीरियड हो? वो सिर्फ कंसोलिडेशन के लिए हम कर रहे हैं कि वी आर ओनली डूइंग दैट फॉर कंसोलिडेशन। द टर्म कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया refers to a foreign company incorporated under any applicable law outside India। ठीक है, दिस इज जस्ट अ नोट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। Next, we have the definition of a foreign company. अब ये तो हमने पिछली बार ही पढ़ा था ना फाउंडेशन में, सेम ही डेफिनेशन है। यस, इट इज एग्जैक्टली द सेम। फॉरेन कंपनी मीन्स, ये सेक्शन नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 क्लॉज 42। फॉरेन कंपनी, सो फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो वो इधर क्या कर रही है हमारे डेफिनेशन में, भले ही वो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है, बट इट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, क्योंकि वो इंडिया में बिजनेस कर रही है फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली, वो खुद प्रेजेंट है या एजेंट से प्रेजेंट है, एंड कंडक्ट्स बिजनेस एक्टिविटी इन एनी अदर मैनर, क्योंकि वो इंडिया में बिजनेस कर रही है तो उसको इंडियन लॉज अप्लाई करेंगे। तो आप भले ही आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड हो, बट आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपको उस इंडियन बिजनेस के लिए इंडियन लॉज अप्लाई करेंगे। ये हम आगे भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी में, वहां पर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या होता है वो भी बताऊंगी। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मोड आपको फाउंडेशन में वो क्वेश्चंस नहीं पूछते थे, बट इंटर में दे आस्क क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रॉनिक मोड।
तो आपको चाहिए तो आप लिख लो, क्योंकि बार बार लिखने से वो लर्न हो जाता है। लिखो ये इलेक्ट्रॉनिक मोड जो है दैट इज डिस्कस्ड इन रूल 2। ओके, वेदर दीज रूल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, मतलब पिछले अटेम्प्ट में तो उन्होंने क्वेश्चन में ही लिखा था ये रूल के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। सो यस, इंस्टीट्यूट हैज नाउ स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग कि आप रूल का भी नंबर लिखो। सो रूल 2 ऑफ द कंपनीज specification of definition details rules 2014। ये रूल में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या होता है। Okay, next we have the definition of free reserves. This I will cover when we discuss share एंड शेयर कैपिटल, क्योंकि उसमें ना बहुत कुछ डिटेल में डिस्कस करना है। मैं अभी डिस्कस करूंगी, फिर आप तभी भूल जाओगे। ठीक है, ये हम तब डिस्कस करेंगे। बट एज अ लाइक जनरल एक्सप्लेनेशन अगर मुझे देना है तो फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं? फ्री मतलब दीज आर द रिजर्व्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इनका कोई फिक्स्ड पर्पस नहीं है, दे आर फ्री, मतलब इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक यूज नहीं है, तो आप इसको डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कुछ कुछ रिजर्व्स है ना जो हम किसी पर्पस के लिए क्रिएट करते हैं, इसका ऐसा कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से यूज करो। सो दे आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ये बाद में करेंगे। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट ऑल्सो इज कवर्ड इन चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट। गवर्नमेंट कंपनी को डिस्कस कर लेते हैं। क्लॉज 45 क्लॉज नंबर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन के यहां पर भी लिखो लर्न। वैसे तो ये आपको याद होगी क्योंकि इट इज एग्जैक्टली हाउ वी हैड स्टडीड इन फाउंडेशन। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनीज के कितने पार्ट्स है देखो। नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, इसको एक ब्रैकेट में डालो। 50% नहीं है, 51 है, वो ध्यान में रखना है आपको। Where 51% of the paid up share capital is held by, क्या लिखेंगे हम? Is held by, हाईलाइट करो, सेंट्रल गवर्नमेंट और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, या फिर पार्टली बाय सेंट्रल, पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया। It includes a company which is a subsidiary of the government company. तो कैन आई से ये जो 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल है वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले होल्ड करता है, या फिर वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करता है, या फिर पार्टली बाय सेंट्रल, पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। सब्सिडरी को भी गवर्नमेंट कंपनी मानते हैं, मतलब उस सब्सिडरी को भी गवर्नमेंट कंपनी के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल दैट एक्स लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी, इसी की एक सब्सिडरी है वाई लिमिटेड। मैम एग्जांपल्स थोड़े रियल लाइफ वाले होते तो अच्छा होता ना। रियल लाइफ वाले एग्जांपल्स मैंने अभी वहां पर कवर किए हैं, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, सॉरी टाइप्स ऑफ कंपनीज में, लेकिन मेरे पास है, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दे सकती हूँ। ये देखो, ये रहा। ओके, कोल इंडिया एक गवर्नमेंट कंपनी है। ओके, कोल इंडिया इज अ गवर्नमेंट कंपनी, इसी की दो सब्सिडरीज हैं।
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोल्डफील्ड्स लिमिटेड। तो लॉ बोलता है इनको भी हम गवर्नमेंट कंपनी मानकर गवर्नमेंट कंपनी के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 51% कैपिटल गवर्नमेंट का नहीं है, इसमें होल्डिंग गवर्नमेंट सेंट्रल या स्टेट की नहीं है 51%, बट क्योंकि ये सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है, इसको भी गवर्नमेंट कंपनी मानकर गवर्नमेंट कंपनी के ही प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। क्या प्रोविजंस अप्लाई करेंगे? See, there are certain provisions which are applicable only to government companies. There are certain which are not applicable to government companies. There are certain provisions which are applicable with certain changes. बाकी कंपनीज को ये, गवर्नमेंट कंपनी को ये, जैसे डिपॉजिट्स में है 35% लिमिट वैसे कंपनीज के पास है, उसमें से कुछ मेंबर्स कुछ पब्लिक से ले सकते हैं, इनको बोला 35% तो किससे भी ले ले। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविजंस है जो गवर्नमेंट कंपनी को कुछ अलग तरीके से अप्लाई करते हैं। सो एक्ट जब आप पढ़ोगे ध्यान से आपको रियलाइज होगा दैट गवर्नमेंट कंपनी को कुछ डिफरेंट प्रोविजंस भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ऑडिटर का है, वैसे तो कंपनी के ऑडिटर्स मेंबर्स अपॉइंट करते हैं इनकी एनुअल जनरल मीटिंग, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट करता है। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस है जो सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी को ही अप्लाई करते हैं, दैट इज व्हाई वी हैव डिफाइंड इट। अच्छा, एक और मेरे पास एग्जांपल है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी 2 सब्सिडरीज हैं, इसका मेरे को लोगो नहीं मिला, पीएफसी ग्रीन एनर्जी और ये पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन कंसल्टिंग लिमिटेड। इट्स अ होली ओन्ड सब्सिडरी। तो इन्हें भी गवर्नमेंट कंपनी मानकर गवर्नमेंट कंपनी के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। आगे जाके जब मैं टाइप्स ऑफ कंपनीज करवाऊंगी तो ये वहां पर हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके एम्प्लॉयज को हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट सिर्फ एक इन्वेस्टर है, जैसे दूसरे शेयर होल्डर्स है वैसे गवर्नमेंट सिर्फ एक शेयर होल्डर है। ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं हो जाएंगे, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी कंपनी है, इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, इसको कोई ऐसा सेपरेट एक्ट अप्लाई नहीं करता। इनकी सब्सिडियरीज को भी गवर्नमेंट कंपनी ही माना जाएगा। आपको चाहिए तो आप ये एग्जांपल्स लिख सकते हो। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जिसने डीवीआर इशू किया हुआ है, शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, डीवीआर, तो पेड अप शेयर कैपिटल के बदले टोटल वोटिंग पावर कंसिडर की जाएगी। डीवीआर क्या होते हैं मैम? देखो, वैसे क्या होता है, 1 शेयर 1 वोट होता है ना, लेकिन डीवीआर में फॉर एग्जाम्पल 5 शेयर होंगे ना आपके पास, तब जाके 1 वोट मिलेगा। 3 शेयर होंगे ना आपके पास, तब जाके 1 वोट मिलेगा। ओके, तो डीवीआर में वोटिंग पावर ज्यादा मायने रखती है, तो इंस्टेड ऑफ कैपिटल डीवीआर वाले केस में हम वोटिंग पावर लेंगे, 51% ऑफ द वोटिंग पावर। ठीक है। क्लॉज 46 होल्डिंग कंपनी को डिफाइन करता है, इतनी वेग डेफिनेशन है, आई एम होल्डिंग इफ यू आर माई सब्सिडरी, अ कंपनी ऑफ विच यू आर द सब्सिडरी, वो होल्डिंग है। तो जब हम सब्सिडरी करेंगे तब दिस विल मेक मोर सेंस। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डिपॉजिटरी रिसीट, ये कुछ भी नहीं है आपको।
Issued capital means the capital which the company issues from time to time. ये कुछ नहीं, ये तो ऑफर ही हुआ ना. इट्स नथिंग बट एन ऑफर. इशूड कैपिटल, मैंने आपको ऑफर किया है. आज के लिए जो लास्ट डेफिनेशन है वो है कि मैनेजरियल पर्सोनल, KMP. मैम KMP क्या होता है अभी? अरे ये ऐसी पोजीशंस है ना जो एक्चुअली कंपनी को मैनेज करते. कुछ भी गड़बड़ हो गया ना, इनको रिस्पॉन्सिबल करो, क्योंकि आप की मैनेजरियल हो, मतलब आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, डिसीजन मेकर्स हो आप. हर कंपनी की अपनी KMP पॉलिसी होती है कि ये सब मेरे KMPs हैं. नहीं है तो कंपनीज एक्ट बोलते हैं ये तो KMP होंगे इन रिलेशन टू अ कंपनी. मतलब हम ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली. अब वो देखो मीन्स बता रहे कि ये लोग KMP हैं. कौन होंगे? लिखो मेरे साथ, CEO. अच्छा, CEO या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर. थोड़ा इधर इधर करती हूँ. CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर. ठीक है, CEO या फिर हम आपको मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं या मैनेजर बोलते हैं. आप काम तो वही कर रहे हो, CEO का ही कर रहे हो. CEO कौन होता है? वो पूरी कंपनी को मैनेज करता है, एग्जीक्यूशन का काम करता है, काम करवाता है वो सबसे, पूरी कंपनी को. CFO कैसे फाइनेंस देखता है सिर्फ, COO ऑपरेशंस देखता है. ये पूरी कंपनी का देखता है, ये पूरी कंपनी को मैनेज करता है. CS, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, any such officer, not more than one level below the directors, who is in whole time employment and who is designated as KMP by the board. मतलब अब ये तो बहुत क्लियर है ना, डायरेक्ट है. CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, CS, होल टाइम डायरेक्टर एंड CFO, ये लोग तो KMP हैं. लेकिन एक ऐसा ऑफिसर, मैम ऑफिसर मतलब क्या? आगे जाके ना हम ऑफिसर की डेफिनेशन भी पढ़ने वाले हैं. ये देखो, ऑफिसर. ठीक है, तो आप एक ऐसे ऑफिसर हो डायरेक्टर से बस एक ही लेवल नीचे, उससे नीचे नहीं. हाँ, डायरेक्टर से बस एक ही लेवल नीचे, एंड आप कंपनी के लिए फुल टाइम काम कर रहे हो और बोर्ड ने आपको भी KMP बनाया है, बोला ये भी KMP है. डायरेक्टर के बस एक ही नीचे है, उसको भी हम KMP मानते हैं. ओके, ऐसा क्यों? अरे डायरेक्टर हर बार कंपनी में रहे ऐसा जरूरी भी तो नहीं है ना. इट्स नॉट कंपल्सरी दैट डायरेक्टर इज ऑलवेज प्रेजेंट. तो उसके एक लेवल नीचे अगर अगर आप काम कर रहे हो और बोर्ड बोलता है नहीं ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है ना, सो देन यस यू विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ KMP. मैं एग्जाम्पल देती हूँ, बस डेफिनेशन कंप्लीट कर लूँ. एनी सच ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब. फिलहाल तो कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया है. टिल नाउ नो वन हैज बीन प्रिस्क्राइब. मतलब लेकिन उन्होंने स्कोप तो वाइड रखी है. आगे जाके हम किसी को भी KMP बना सकते हैं, या मेरी मर्जी, मैं इसको भी KMP मान सकती हूँ. तो डेफिनेशन वाइड होने की वजह से इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू शुड हैव अ KMP पॉलिसी ऑफ द कंपनी. वरना अगर कोई इशू हो गया ना, कोई गड़बड़ हो गई ना, तो कंपनीज एक्ट आपके किसी भी ऑफिसर को बोल सकते हैं ये भी तो KMP वाला ही काम कर रहा है ना, एनी सच ऑफिसर, इसको भी KMP बना देंगे हम. पर प्रिस्क्राइब मैम लिखा है तो रूल्स में प्रिस्क्राइब होगा ना, मतलब हम और कुछ ऐड कर सकते हैं ना लेटर. यस, तो आगे जाके हम डेफिनेशन में दो तीन और लोगों को भी ऐड करके बोल सकते हैं ये भी KMP आए. तो मतलब इतनी पावर हमने गवर्नमेंट को दी है कि तू प्रिस्क्राइब कर बाद में कि इसको भी KMP मान लो. अच्छा, अब KMP मतलब तू इतना इंपॉर्टेंट है कि कंपनी में अगर कोई भी गड़बड़ होगी ना तेरे को लायबल करेंगे हम. यू आर ऑफिसर इन डिफॉल्ट, तेरे को पेनल्टीज लगेंगी. इसीलिए KMP को डिफाइन किया है हमने, क्योंकि डिसीजन तो यही लोग लेते हैं. एम्प्लॉइज क्या है, वो तो आपने जो बोला वो सिर्फ फॉलो करते हैं. अच्छा, नाउ लेट्स से कि एक एग्जांपल इधर लिख देती हूँ.
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको चाहिए तो मेरे साथ ही लिख लो, ये ना लेवल 0 है, ठीक है। ओके, ये बोर्ड का लेवल है। इसमें आते हैं मिस्टर ए एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। फिर लेवल 1 मैंने बना दिया, मतलब बोर्ड के नीचे जैसे डायरेक्टर है। ओके, ये जो डायरेक्टर है ही रिपोर्ट्स टू द बोर्ड। ये है मिस्टर बी, जो एक डायरेक्टर है और बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं। लेट्स से कि ये सीओओ भी है कंपनी का। और ये आ जाता है लेवल 2। ओके, इसमें हम मिस्टर सी को लेकर आते हैं जस्ट 1 लेवल बिलो, तो इसको बना देते हैं जनरल मैनेजर ऑपरेशंस। ठीक है, अब ये जो है ही रिपोर्ट्स टू द सीओओ। ठीक है, तो ये 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर है। तो मिस्टर बी जो है वो 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर है, बिलो द बोर्ड है, ये देखो। सो बोर्ड बोल सकता है कि मिस्टर बी को हम केएमपी बना लेते हैं। ठीक है, ये जो डायरेक्टर है ये डायरेक्टली बोर्ड को रिपोर्ट करता है, तो इसको हम केएमपी बना लेते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम तब आएगी जब मिस्टर सी को कंसिडर करना है। अभी ये तो बोर्ड है, ये एक डायरेक्टर लेवल है, ये उसके भी नीचे आ गया। सो दिस इज 2 लेवल्स बिलो द डायरेक्ट। देखो लेवल 2 लिखा है मैंने यहाँ पर, तो इसको आप केएमपी नहीं बना पाओगे। ओके, सो ही कैन नॉट बी डेजिग्नेटेड एज द केएमपी। आप ये लेवल 0 मतलब ये बोर्ड है, बोर्ड के एक लेवल नीचे आप आ सकते हो कि भाई इसको भी आप केएमपी ही मानो, लेकिन लेवल 2 उसके नीचे नहीं आ सकते। तो क्या लिखा है यहां पर, such officer not more than 1 level below the directors board who is in whole time employment designated as KMP by the board। तो बोर्ड बोलेगा कि भाई इसको भी आप KMP मान लो। तो होल टाइम, हाँ आप ये बोल सकते हो कि मैम अगर एक ये होल टाइम डायरेक्टर है और उसके नीचे अगर हम लेकर आ जाते हैं तो कैन वी से कि ही इज नॉट 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर्स। तो कैन वी ऑल्सो इंटरप्रेट दिस कि बोर्ड के नीचे डायरेक्टर आएगा और उसका एक लेवल, क्योंकि ये होल टाइम डायरेक्टर है। हाँ, अगर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर दें हम, जैसे होल टाइम डायरेक्टर तो केएमपी है, उसके एक लेवल नीचे उसको भी हम बोलेंगे कि ये भी केएमपी है, क्योंकि ये उसी का काम संभाल रहा है। वो हर बार तो प्रेजेंट नहीं हो सकता ना, तो ये भी उसी का काम संभाल रहा है। तो कंपनी तो एक पॉलिसी बना, लेकिन उसके लेवल नीचे मत जाना। ठीक है, आप बोल सकते हो कि ये केएमपी है, इसके 1 लेवल बिलो, ये डायरेक्टर है इसके 1 लेवल बिलो, क्योंकि ये भी डायरेक्टर का ही काम संभाल रहा है, दैट पर्सन इज ऑल्सो केएमपी, सो देन इट इज पॉसिबल। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ केएमपी। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, एंड मेरा एक और लेक्चर एक्चुअली स्केड्यूल्ड है, तो वहाँ भागती हूँ। ये जो रिवीजन है ये एनीवेज हम नेक्स्ट लेक्चर में करने ही वाले हैं। तो आज हमने पहले तो जो किया था वो रिवाइज किया, उसके बाद वी डिस्कस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ईयर, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, की मैनेजरियल पर्सनल। ओके, तो प्लीज रीड ऑल दिस एंड कम। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए, सिचुएशंस भी दी, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्लीज रीड ऑल दैट एंड कम। नेक्स्ट लेक्चर में पहले इसका रिविजन करेंगे और फिर ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।